मंच पर उपस्थित हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय रामलाल जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र जी, मेरे साथ काम करने वाले राष्ट्रीय पदाधिकारी सहयोगी गण भाई और बहनों और उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, हमने आज 31 साल पूरे किए हैं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और आज हमने 31 साल पूरे किए हैं, पर हमारे राजनीतिक आंदोलन को 60 साल लगभग पूरे हो रहे हैं। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई और उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। भारतीय जनता पार्टी के 31 साल और जनसंघ की स्थापना से अगर विचार किया तो पूरे होने वाले 60 साल, ये हमारे देश के राष्ट्रवादी आंदोलन का एक जीता जागता इतिहास है। ये 60 साल में बहुत अच्छे और बुरे दिनों का सामना हमारे पार्टी ने और हमारे नेताओं ने किया है। कभी प्रकाश था, कभी अंधकार था, कभी विजय था, कभी पराजय था। अनेक प्रकार के प्रश्न और समस्याएं आह्वान के रूप में खड़ी थी। कभी पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को जेल के अंदर बंद किया गया था और ये कहा गया कि अब ये पार्टी समाप्त हो गई। जब भारतीय जनता पार्टी के पहले ही चुनाव में हमें केवल लोकसभा की सीट मिली, तब बड़े विनोद के साथ कहने लगा कि अटल जी, अडवाणी जी, हम दो और हमारे दो। ये भी व्यंग हमारे ऊपर किया गया। अखबारों ने, पत्रकारों ने, चिंतकों ने ऐसा लिखना शुरू किया था कि हिंदुस्तान के राजनीति में अब इस पार्टी को कोई रिलेवेंस नहीं है, ये पार्टी समाप्त हुई है। इन सब परिस्थितियों के बावजूद आज हम एक मजबूत राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर आए हैं। इस देश में चाहे लोग हमें पसंद करें या ना करें, आइदर दे लाइक इट मे नॉट लाइक इट, पर भारतीय जनता पार्टी का विचार किए बिना भारत की राजनीति आगे जा नहीं सकती। ये शक्ति, ये ताकत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। 8 राज्यों में हमारी सरकार है और मेरा विश्वास है कि आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में से और एक राज्य इसमें निश्चित रूप से ऐड होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को पहले कहा जा रहा था कि ये उत्तर की पार्टी है, तो आज दक्षिण में भी हमारा राज्य है। हम लगातार निरंतर प्रगति कर रहे हैं। ये हमारा जो राजनीतिक प्रवास रहा है, ये जो प्रगति का आलेख है, ये आलेख ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा देकर जब जनसंघ की स्थापना की, शायद ये राजनीति में एक विरला उदाहरण होगा कि जो मंत्री पद था वो त्याग कर जिस पार्टी के संभावना के बारे में मन में संशय है अनेक लोगों के मन में, उस सत्ता को छोड़कर उस पार्टी की शुरुआत करने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे मेरा मंत्री पद कायम रहे या नहीं रहेगा, सत्ता मिलेगी या नहीं मिलेगी। उन्होंने जब इस जनसंघ की स्थापना की, उसके पीछे विशुद्ध राष्ट्रवाद ये उनकी प्रेरणा थी। कांग्रेस और नेहरू जी के नीतियों के कारण कश्मीर की समस्या आज भी हमारे सामने बड़े गंभीर रूप से खड़ी है। अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अगर सुना जाता तो आज कश्मीर की समस्या कभी हमारे सामने नहीं रहती। एक नहीं, ऐसी अनेक समस्या आई, पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमारे राष्ट्रवादी विचारों के आधार पर जनसंघ के विचारों को एक दिशा दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस विचार को आगे ले जाकर भारतीय जनसंघ को नया आर्थिक चिंतन दिया, नया सामाजिक चिंतन दिया, और उस चिंतन का आधार था सामाजिक आर्थिक विषमता से मुक्त हिंदुस्तान। ये वाक्य बहुत सीधा और सिंपल है, पर सामाजिक और आर्थिक विषमता क्या है और उससे मुक्त समाज क्या है, ये हमको सोचना होगा।
जाति, जातीयवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता हम समाज से नष्ट करेंगे। और कोई भी व्यक्ति जो होता है वो उसके जात से बड़ा नहीं होता, उसके कार्य और कर्तृत्व से बड़ा होता है। इस बात पर उन्होंने जोर दिया और उन्होंने ये बात कही कि हम जो ये विषमता है, जो आर्थिक विषमता हम देख रहे हैं, सामाजिक विषमता देख रहे हैं, इसको हम समाप्त करेंगे और भारतीय समाज को भारतीय मूल्याधिष्ठित राजनीति के आधार पर हम इस समाज को इस प्रकार से बनाएंगे कि जो समाज सामाजिक और आर्थिक विषमता से मुक्त होगा। पंडित जी ने इसी विचारों के आधार पर अंत्योदय का विचार हम सबको दिया कि समाज में जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, असहाय है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, आज भी समाज से जो सम्मान से जी नहीं सकते, उन गरीबों को, शोषित पीड़ित लोगों को हम भगवान माने। जिनके पास रहने खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उनको हम भगवान माने और उनकी हम निरंतर सेवा करते रहे। जिस दिन उनकी सेवा पूरी होगी उस दिन हमारा सही में उनको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हमारी सेवा पूरी होगी, ऐसा हम समझेंगे और तब तक हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। यह बात पंडित जी ने अपने जीवन में दी। एक बात और अच्छी तरह से हमने याद रखना चाहिए कि पंडित जी के इस विचार को स्वर्गीय श्रद्धेय नानाजी देशमुख जी ने अपने जीवन में उतार कर दिखाया। मैं तो आप सब कार्यकर्ताओं को प्रार्थना करूंगा कि आप एक बार चित्रकूट में जाइए और नानाजी ने जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार था उससे प्रेरणा लेकर दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की और विचार केवल भाषणों तक नहीं रहा। तो नानाजी ने अपने प्रयासों से, अपने कार्यों से हजारों गांवों के गरीब लोगों के जीवन को बदल दिया। आज वहां आप जाएंगे तो जहां पीने को पानी नहीं था वो पानी मिलता है, खेती अच्छी होती है और ये सब हमारे भारतीय विचारधारा के अंतर्गत हम इस समाज को सशक्त बना सकते हैं। पंडित जी के सामने और नानाजी के सामने निश्चित रूप से दो प्रकार की विचारधारा उस समय थी। एक भारतीय विचारों का मॉडल था और दूसरा यूरोपियन विचारों का मॉडल था। जब मैकेले ने, जो अंग्रेज शिक्षा तज्ञ था, उसने हमारे देश में शिक्षा प्रणाली निश्चित की, तब उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि भारतीय समाज जो है वो भले शरीर से हिंदुस्तानी होगा पर मन से वो अंग्रेज बनेगा, ऐसी शिक्षा प्रणाली हम इस देश को दे रहे हैं। और आज सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सामने है कि हम इस देश के विकास की प्रक्रिया में किस मार्ग से जाने वाले हैं। भारतीय विचारधारा के आधार पर हमारे जो विचार है उसके आधार पर समाज के सर्वांगीण क्षेत्र की रचना करके हम भविष्य के लिए एक सुखी, समृद्ध, संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुस्तान को लेकर जाने वाले हैं कि यूरोपियन मॉडल को स्वीकार करके हम आगे जाने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि नानाजी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो विचार कृति में दिखाया, जिसका प्रगटीकरण हुआ है कि हम सामाजिक आर्थिक विषमता से मुक्त समाज तैयार कर सकते हैं, उन्होंने जो करके दिखाया है उसके आधार पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे भारतीय विचार का जो चिंतन है, भारतीय विचारों में हमारी मूल्याधिष्ठित जो राजनीति है, इतिहास, विरासत और संस्कृति के रूप में जो विचारधर हमको मिला हुआ है, उसके आधार पर हम 21वीं सदी का समृद्ध, संपन्न और सामर्थ्यशाली हिंदुस्तान हम बना सकते हैं। यह हमारा पूरा विश्वास है। मैं निश्चित रूप से आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स, वन इज मॉडर्नाइजेशन एंड अदर इज वेस्टर्नाइजेशन। हम आधुनिकीकरण के पक्षधर हैं। भारतीय विरासत, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास की बात करते समय हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की भी सोच को विचार में लाना चाहते हैं। जो अच्छा होगा उसको स्वीकारना चाहते हैं, जो अच्छाई है उसको हम अपनाना चाहते हैं, क्योंकि जो उद्दिष्ट हमने तय किया उसके तरफ जाते समय अगर हमको ऐसा लगता है कि समय के अनुसार जो बेसिक स्पिरिट है उससे कोई बदल नहीं हो सकता, पर उसके साथ उसके माध्यमों में, मीडिया में बदल हो सकता है, और उसको लेकर अगर हम आगे जाने की बात करते तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी केस चली थी, केशवानंद भारती की केस, जो हिंदुस्तान के संविधान को लेकर चल रही थी।
और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ऐतिहासिक निर्णय दिया है। उन्होंने कहा है कि साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कभी चेंज नहीं हो सकते। स्पिरिट जो होता है विचारों के अंदर में वो कभी बदल नहीं सकता, जो भय, भूख और आतंक से मुक्त है। मुझे लगता है कि ये उद्दिष्ट आज की स्थिति में हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर इस सपने को पूरा करने की ताकत अगर कोई राजनीतिक पार्टी में है तो विश्वास के साथ कह सकता हूं केवल भारतीय जनता पार्टी ये बदलाव कर सकती है। बहनों और भाइयों, हमारे सामने बहुत अनेक प्रकार के प्रश्न और समस्याएं खड़ी है। हमारे संगठन का विस्तार काफी बड़ा हुआ है, समाज के सभी घटकों तक हम पहुंचे हैं। हमारे बारे में बहुत गलतफहमियां फैलाने की कोशिश हमारे विरोधकों ने की है। हम जातीयवादी पार्टी है, हम सांप्रदायिक पार्टी है, हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर समाज को विभाजित करते काम करते, ये प्रचार किया गया। अलग अलग प्रकार की गलतफहमियां फैलाई गई। पर एक बात निश्चित है कि जो लोग हमारे सानिध्य में आए, जिनके साथ हमारा सत्संग हुआ, जिनको हमारे साथ काम करने का मौका मिला, वो सब लोगों के मन की गलतफहमियां दूर हुई है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये इमेज वर्सेस रियलिटी वाली कहानी है। जो प्रतिमा हमारी बनाई गई है, और अभी भी कुछ अखबार वाले जब कभी मुझे मिलते, इंटरव्यू में मिलते, तो ऐसे ही सवाल पूछते, मुझे हंसी आती है। मुझे पूछते हैं आपको किसने अपॉइंट किया, आप किसकी सलाह पर चलते हैं। जो मुझे 20 साल से नज़दीक से देखते हैं उनको मालूम है कि मैं किसी की बात मानकर चलता नहीं, ना मैंने कभी किसी की बात सुनकर मैं चला हूँ। पर मेरा अभिमान इस बात का है कि मैंने जिस जिस संस्था में काम किया वो संस्था लोकतंत्र में विश्वास रखकर सबसे अच्छी संस्था करके काम कर रही है। लोगों को विश्वास नहीं होता। अनेक बार भारतीय जनता पार्टी में अनेक निर्णय ऐसे होते हैं कि जो मेरे कहने के कारण भी, मेरे मन में न होते हुए भी होते हैं, क्योंकि पार्टी किसी एक व्यक्ति के निर्णय पर नहीं चलती, पार्टी सामूहिक विचार करके सब साथ मिलकर चलती है। हमने सामूहिक रूप से काम करने की एक अच्छी पद्धति को विकसित किया है। मैं कभी कभी मुझे लगता है कि देश में ऐसा है कि 1000 पार्टियां हैं, 50 पार्टी सीरियस है और 45 पार्टी उसमें से ऐसी है कि अध्यक्ष जो है उसका भाई उपाध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी है, लड़का नेता है, पत्नी और कुछ है। तो पति पत्नी, परिवार, माँ बेटे, पिता पुत्र, लड़कियां, इनमें सब पार्टियां चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप तमिलनाडु में जाओगे तो मैंने वहाँ के कार्यकर्ताओं को कहा कि ये इनका जरा करुणानिधि के फैमिली चार्ट तैयार करो कि राजनीति में कौन कौन, एक पेड़ तैयार करो, करुणानिधि, उसका लड़का, उसकी पत्नी, उसकी बहन, उसका सब वही सत्ता में है। और आज इस प्रकार की बातें हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की भी स्थिति यही है। कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत लोकतंत्र नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ये 100% लोकशाही लोकतंत्र के आधार पर चलने वाली पार्टी है। दुर्भाग्य से इस देश की स्थिति ऐसी हुई कि लोग एक तरफ है और तंत्र दूसरी तरफ भाग रहा है। विचित्र स्थिति हुई है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में हमें जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो विचारों की विरासत दी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के नेतृत्व में उस विचारों की विरासत को आगे जाकर एनडीए के शासन कार्यकाल में हिंदुस्तान के शासन केंद्र सरकार के माध्यम से हम देश की कैसी तस्वीर बदल सकते हैं, इसका अच्छा उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेश किया।